एक दिन अचानक सब कुछ थम गया। न सिग्नल्स बचे, न सर्वर ऑन हुआ। एक खौफनाक साइबर हमले ने पूरी दुनिया का सिस्टम राख कर दिया। बैंक बंद हो गए, बड़े बड़े माल अंधेरों में डूब गए, यहां तक कि सरकारी निजाम भी बिखर कर खाक हो गया। इंटरनेट से जुड़ी हर शय बर्बाद हो चुकी थी। अमीर लोगों ने शहरों के चारों तरफ बुलंदो बाला दीवारें खड़ी कर लीं, जबकि गरीब और जराइम पेशा अंसार को शहर बदर कर दिया गया, क्योंकि गरीबों की वहां कोई जरूरत नहीं थी और मुजरिम उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे। दीवारों के बाहर न रोशनी थी न खुराक। जराइम पेशा टोले हर निकलने वाले को लूटने लगे और भूख से तड़पते गरीब दर दर आवारा फिरने लगे। जब खाने को कुछ न बचा तो लोगों ने एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ एक कानून था, जिंदा रहने का। बच जाने वालों में एक शख्स जून भी था। वो मुजरिम नहीं था, मगर गरीबी की जंजीरों में जकड़ा जरूर था। मेहनत और हुनर से वो इस काबिल हो गया था कि चाहता तो शहर के अंदर भी दाखिल हो सकता था। दीवारों के बाहर चंद लोग मिल्कमैन के तौर पर काम करते थे, जिनका काम शहरों के बीच सामान पहुंचाना होता। लेकिन इन्हीं रास्तों में लुटेरे भी छुपे रहते थे जो सप्लाईज लूट लेते। जून भी इन्हीं मिल्कमैन में शामिल था। एक बार जून जब सामान लेकर न्यू सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो उसकी मुलाकात शहर की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रेवन से हुई। रेवन ने जून को एक मिशन दिया। उसे न्यू शिकागो से एक खास पैकेज लाकर देना था। रेवन को यकीन था कि यह काम जून के सिवा कोई और अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि जून में वो सलाहियत थी कि रास्ते में आने वाली हर आफत का सामना कर सके। रेवन ने इस मिशन के बदले जून को न्यू सैन फ्रांसिस्को की शहरियत देने की पेशकश की। हालांकि यह सफर खतरे से भरपूर था, मगर शहरियत का लालच सुनकर जून ने कुछ नखरे दिखाने के बाद हामी भर ली। बचपन से ही उसका ख्वाब था कि न्यू सैन फ्रांसिस्को में बसे और एक आम जिंदगी जी सके। शहरियत की पेशकश का मतलब था कि मिशन बेहद रिस्की है। रेवन ने जून को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी और सख्ती से कहा कि अगर एक दिन भी ताखिर हुई तो डील खत्म हो जाएगी। डील के दौरान रेवन ने अपने शौहर नोआ और बेटी डफ से जून की मुलाकात कराई। सब ने इकट्ठे बैठकर लंच किया, मगर जून के रवाना होते ही रेवन का असली चेहरा सामने आया। नोआ और डफ हकीकत में मौजूद ही न थे। वो सिर्फ रेवन की चाल थी ताकि जून को जज्बाती तौर पर फंसा सके और उसे लगे कि यह पैकेज रेवन के लिए बेहद जरूरी है। जून भी यही सोचकर मान गया था। उधर शहर की दीवारों के बाहर एक बहन भाई लाउड और क्वाइट एजेंट स्टोन से जान बचाते भाग रहे थे। कुछ देर दौड़ने के बाद स्टोन ने उनकी कार को धमाके से उड़ा दिया, जिससे वो दोनों जख्मी होकर पकड़े गए। स्टोन ने उनके सामने एक जालिमाना शर्त रखी, या तो वो दोनों मार दिए जाएंगे या उनमें से एक खुद को कुर्बान करेगा। दबाव में आकर लाउड ने खुद को गोली मार दी ताकि अपनी बहन क्वाइट को बचा सके। इधर जून अपने पुराने दोस्त टोमी के पास न्यू शिकागो के रूट का नक्शा लेने गया। टोमी ने उसे खबरदार किया कि यह सफर मौत के मुंह में जाने के बराबर है, लेकिन जून ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और सफर पर निकल पड़ा। वो लास वेगास से गुजरता हुआ न्यू शिकागो की तरफ ही बढ़ रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात क्वाइट से हो गई, जिसने अपनी गन पॉइंट पर जॉन को रोक लिया था। क्वाइट को देखकर जॉन को यह समझ आ गया था कि वो किसी न किसी से बचकर भाग रही है। उसी दौरान जॉन और क्वाइट की मुलाकात लास वेगास के रोलर स्वीट टूथ से होती है। असल में स्वीट टूथ एक साइकोपैथिक क्लाउन है। स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख जॉन डिसाइड करता है कि क्वाइट से लड़ने की बजाय इन दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। स्वीट टूथ से बचकर निकलने वाली जॉन की सलाह से क्वाइट अग्री कर जाती है। हालांकि मौका देखते ही क्वाइट जॉन की कार एवेलिन को लेकर भागने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से जॉन ऐसे लोगों से निपटता आया है। तब जॉन बिना वक्त गंवाए किसी न किसी तरह क्वाइट को रोक लेता है। कुछ देर बाद जब जॉन और क्वाइट दोनों स्वीट टूथ को चकमा देकर भाग रहे थे, तब उनका पीछा करते हुए स्वीट टूथ जॉन की कार एवेलिन के टायर पंचर कर देता है। अब न चाहते हुए भी जॉन और क्वाइट को लास्ट वेगास में ही स्वीट टूथ से छिपना पड़ता है। अचानक स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख क्वाइट डर के मारे जॉन को वहीं अकेला छोड़कर भाग गई, जबकि जॉन पकड़ा जाता है। जॉन खुद को बचाने के लिए स्वीट टूथ का सामना करता है और उसके सामने जॉन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और न चाहते हुए भी उसे स्वीट टूथ से हार माननी पड़ती है। अब स्वीट टूथ जॉन को एक कसिनो में ले आया और उसे मारने के लिए एक म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन सर पे कफन बांधकर चलने वालों को मौत से डर नहीं लगता। इसलिए जॉन मरने से डरने की बजाय उस म्यूजिक पे स्वीट टूथ के साथ जेमिंग शुरू कर देता है। ये देखकर स्वीट टूथ को बहुत अच्छा लगा और उसने जॉन से फ्रेंडशिप कर ली। अब स्वीट टूथ डिसाइड करता है कि वो जॉन को जाने देगा, लेकिन उससे पहले जॉन को स्वीट टूथ का शो अटेंड करना होगा। इस दौरान स्वीट टूथ से बात करने पे जॉन को पता चलता है कि स्वीट टूथ एपोक्लिप्स के बाद से अकेला रह रहा है। मतलब साफ था कि स्वीट टूथ अकेलेपन की वजह से साइकोपैथ बन चुका था। और साथ ही जॉन को यह भी पता चलता है कि स्वीट टूथ का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम हार्ले है।
असल में हार्ले कोई और नहीं बल्कि एक पेपर बैग है। शायद आपको भी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि एक पेपर किसी का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है। शो स्टार्ट करने से पहले स्वीट टूथ रिवील करता है कि क्वाइट भी उसकी कैद में है। ये सुनने के बाद जॉन को थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन जॉन का क्वाइट को उसकी कैद से निकालने का मन तो नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी जॉन को उसे बचाना ही पड़ा, क्योंकि जॉन की कार की चाबी क्वाइट के पास थी। तब जॉन बीरबल का दिमाग चलाते हुए स्वीट टूथ को कन्विंस करता है कि उसका शो देखने के लिए जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उसे क्वाइट को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। जॉन की बात मानते हुए स्वीट टूथ क्वाइट को प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद स्वीट टूथ अपना शो स्टार्ट करता है और शो खत्म होने के बाद स्वीट टूथ जॉन और क्वाइट से फीडबैक मांगता है। हालांकि जॉन और क्वाइट को शो काफी बोरिंग लगा था, लेकिन फिर भी वो स्वीट टूथ का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उसे कहते हैं कि शो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन स्वीट टूथ को जॉन का ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इरिटेट होकर उनकी जान लेने का डिसाइड करता है कि तभी क्वाइट जान बचाने के लिए सच कह देती है। वो उससे कहती है कि शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब स्वीट टूथ को क्वाइट की ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आई और वो दोनों को छोड़ देता है। और साथ ही स्वीट टूथ एक डिसीजन लेता है कि अब से वो शो दिखाने के लिए किसी भी इंसान को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो खुद यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को शो दिखाएगा। जिसके बाद कैसिनोस को जलाकर स्वीट टूथ हार्ली को लेकर वहां से निकल गया। उधर लास वेगस के बाहर कुछ कैनिबल्स यानी कि इंसानों को खाने वाले लोग फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड माइक और स्ट्यू को पकड़े हुए थे। तभी वहां एजेंट स्टोन और उसके आदमी आकर माइक और स्ट्यू को रेस्क्यू कर लेते हैं। इस दौरान एजेंट स्टोन माइक और स्ट्यू को अपनी यूनिट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। उनकी यूनिट ज्वाइन करने पर माइक और स्ट्यू को उन लोगों की जान लेनी होगी जो जरूरत के लिए सप्लाई को लूटते हैं। अब न चाहते हुए भी माइक के कन्विंस करने पर स्ट्यू यूनिट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तब वो दोनों ही स्टोन की यूनिट ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद माइक और स्टू की टेस्टिंग होती है, जहां एजेंट स्टोन दोनों को स्नाइपर राइफल्स देता है और एक ट्रक के पास ले जाकर कहता है कि तुम दोनों को इस ट्रक की हिफाजत करनी होगी, मतलब कि उन्हें ट्रक के पास आने वाले किसी भी आदमी को मार देना है। तभी ट्रक के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से एक को माइक शूट कर देता है, जबकि स्ट्यू दूसरे को शूट नहीं कर पाता। तब माइक दूसरे को भी शूट कर देता है, जिसके बाद एजेंट स्टोन माइक को शाबाशी देता है और स्टू को ऐसी गलती दोबारा न करने की नसीहत करता है। अब स्टू और माइक को शेपर्ड के साथ एक चेक पॉइंट पर अपॉइंट किया गया। इसी दौरान जॉन और क्वाइट भी वहां पहुंच गए। माइक जॉन से उसका लाइसेंस मांगता है, लेकिन जॉन उन लोगों को चेक पॉइंट पर देखकर काफी हैरान था, क्योंकि जॉन के पास जो मैप था उसमें ऐसे किसी भी चेक पॉइंट के बारे में नहीं था। उसी वक्त क्वीट की नजर शेफर्ड पर पड़ती है, जिसको देखकर वो उसे पहचान लेती, क्योंकि लाउड ने जब खुद को शूट किया था तब वहां पर शेफर्ड भी मौजूद था। शेफर्ड को देखकर क्वाइट गुस्से में आकर उस पर अटैक करती है। तभी माइक क्वाइट को स्टन गन से बेहोश कर देता है और एक बार फिर क्वाइट एजेंट स्टोन की कैद में आ गई और साथ ही जॉन को भी उसने अपने साथ लपेटे में ले लिया। एजेंट स्टोन के आदमी जॉन और क्वीट को अरेस्ट करके डीएनजी के एरिया पर ले आए, जहां उन्हें ओपन रोड लाइसेंस मिलता है। वही माइक जॉन की गाड़ी की तलाशी ले रहा था। तब उसे जॉन की गाड़ी से एक मैप मिला। ये वही मैप था जिसको जॉन ने टोमी से न्यू शिकागो को जाने के लिए दिया था। शेफर्ड इस मैप को देखकर एकदम शॉक रह गया, क्योंकि इस मैप को एजेंट स्टोन के एरिया में आने वाले हर चेक पॉइंट अवॉइड करते हुए बनाया गया था। शेफर्ड मैप लेकर सीधा एजेंट स्टोन के पास गया। तब स्टोन इस मैप को देखकर जॉन के साथ एक मीटिंग करने के लिए कहता है। अब जॉन सिचुएशन को बातों से संभाल ही रहा था कि क्विट उसके मुंह पर थूक कर सब कुछ बिगाड़ देती है। और अब सिचुएशन ये आ गई थी कि स्टोन को मैप मेकर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जॉन और क्वाइट को काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उनसे कई सारे फॉर्म फिल कराए जाते हैं। उन्हें लाउड म्यूजिक सुनाया जाता है। जॉन के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मैप मेकर को रिवील नहीं करता। तब एजेंट स्टोन उन दोनों को जान से मारने का हुक्म दे देता है। अब स्टू जॉन और क्वाइट की जान लेने के लिए उन्हें क्लिफ से कूदने के लिए कहता है। अब क्लिफ की हाइट देखकर जॉन और क्वाइट घबरा गए। खुद की फटी हालत देखकर जॉन स्टू को कॉन्विंस करने लगा कि वो उसे न मारे। साथ ही वो इस ऑफर देता कि वो भी उनके साथ यहां से भाग जाए, ताकि वो भी स्टोन की तरह दूसरों पर ऑर्डर चला सके। जॉन के इस ऑफर को सुनकर स्टू के मन में लालच आ गई और स्टू उसकी बात पर एग्री भी हो गया। लेकिन वहां से निकलने से पहले स्टू स्टोन की चाबियों और कुछ सप्लाईज को कलेक्ट करता है, ताकि वो लोग यहां से आसानी से निकल पाएं। इसी बीच क्वाइट को पता चलता है कि एजेंट स्टोन टोबेका जा रहा है और मौका का फायदा उठाकर क्वाइट सीधा स्टोन के रूम में उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उस वक्त स्टोन अपने ऑफिस में नहीं था और उसकी सीट पर शेफर्ड बैठा था। तब क्वाइट उससे स्टोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जब वो स्टोन के बारे में नहीं बताता, तब वो गुस्से में आकर शेफर्ड को मार देती है। और उधर स्टोन के आदमियों को पता चल गया था
कि जॉन और क्वाइट वहां से भाग गए हैं। जॉन और क्वाइट को भगाने के चक्कर में स्टू वहीं रह गया क्योंकि वो जॉन की गाड़ी को धक्का दे रहा था। स्टू का दोस्त उसको जॉन की हेल्प करते हुए देख लेता है और फिर स्टू को अरेस्ट कर लिया गया। उधर स्टोन के आदमियों से बचकर जॉन और क्वाइट भाग रहे थे। उस दौरान क्वाइट जॉन से कहती है कि वो उसे टोबेका तक छोड़ दे। तब हमें 2002 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त सारी चीजें खराब होने लगी थी। उस दौरान हम एजेंट स्टोन को देखते हैं जो कुछ लेडीज से कॉन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती। अपनी डिसरिस्पेक्ट से परेशान होकर एजेंट स्टोन घर लौट आया, जहां उसकी नेबर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टोन के सारे सप्लाईज को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट ऑनर स्टोन से हेल्प मांगने के लिए आया। वो उसे बताता है कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट से अपनी फैमिली को फीड करने के लिए सप्लाई ढूंढ रहे हैं। तब गुस्से में आकर स्टोन अपने फादर की गन उठाता है और उस रेस्टोरेंट ओनर की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। वहां एजेंट स्टोन को देखकर लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचने पर उसे भला बुरा कहने लगे और उन सब की बातों से इरिटेट होकर स्टोन रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान को मार देता है। अब वापस से हम क्वाइट और जॉन को देखते हैं, जो कि फिलहाल स्टोन के कैद से बचकर भाग रहे थे। क्वाइट जॉन को बताती है कि हमें टोबेका जाना है क्योंकि टोबेका में एजेंट स्टोन का हेडक्वार्टर है। जॉन भी अब तक समझ चुका था कि क्वाइट अपने भाई लाउड की मौत का बदला लेने टोबेका जाना चाहती है। जब जॉन और क्वाइट टोबेका जा रहे थे, तभी रास्ते में लिविंग सर्वाइवर का एक ग्रुप उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वहां उनकी मुलाकात वैक्स नाम की लेडी से होती है। उसकी दादी बीमार थी और उसे अपनी दादी के लिए एक मेडिसिन चाहिए थी और उस काम को करने के लिए उन्हें मिल्कमैन की जरूरत होती है। और उस वक्त उनके लिए जॉन से बढ़िया मिल्कमैन कोई और नहीं था, इसीलिए उन्होंने जॉन को पकड़ा था। अब अगर जॉन वो मेडिसिन ले आता है तो उसके बदले वो लोग जॉन की कार को वेपन से अपग्रेड कर देंगे। जोन भी इस डील के लिए मान गया और यहाँ से जोन और क्वाइट डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास गए। वहां पहुंचने पर एम्बर, जो कि वहां की फार्मासिस्ट होती है, वो इनका स्वागत करती है और क्योंकि उसको इन पे डाउट हो रहा था, इसलिए एम्बर उन्हें मेडिकेटेड चाय पिलाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्वाइट एम्बर को दादी के बारे में बताती है और साथ ही उसे कन्विंस करती है कि वो लोग दादी की हेल्प करना चाहते हैं, तब दादी के बारे में सुनते ही एम्बर उन्हें वो मेडिसिन देने का फैसला करती है और साथ ही इन दोनों को वहां से जाने देती है। अब वापस जब वो लोग जा रहे थे, तब रास्ते में कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स उनके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए इन दोनों को थिएटर में छुपना पड़ा। उस थिएटर में कुछ देर मूवी देखने के बाद जोन क्वाइट की जैकेट को धो देता है, जो देखकर क्वाइट काफी अपसेट हो गई क्योंकि उस जैकेट पे उसके भाई लाउड का खून लगा था। कुछ देर बाद जोन और क्वाइट वहां से निकलकर सीधा दादी के पास पहुंचते हैं। तब वहां पहुंचने पर वैक्स उन्हें बताती है कि असल में दादी को जो बीमारी है वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। असल में ये दवाई दादी इसलिए मंगा रही थी ताकि उसे खाकर उन्हें मरने में आसानी हो। जो बात सुनकर जोन और क्वाइट को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद दादी उस दवाई से चाय बनाती है। चाय पीने के बाद दादी उन सबको नसीहत देती है कि दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है टाइम। अगर तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, इसलिए शायद तुम्हें अपने टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद ही दादी शांति के साथ चल बसी और उनका यह भी कहना था कि वो इस एपोक्लिप्स की सबसे बुजुर्ग औरत है, इसलिए उन्हें अब शांति चाहिए। जिसके बाद वैक्स अपनी दादी की कार को अपने कंटेनर से बाहर निकाल देती है, जो कि चलता फिरता एक घर था। और ये क्या, उसने तो अपनी दादी की कार को ब्लास्ट कर दिया। शायद फ्यूनरल का मतलब उनका यही होता है कि जो भी इंसान इस दुनिया से चला गया उसको ब्लास्ट करके खत्म कर दो। जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग एक पार्टी करते हैं। शायद ये पार्टी उसकी दादी के जाने की वजह से थी। जिसके बाद जोन और क्वाइट उनकी पार्टी अटेंड करते हैं। शायद ये पार्टी वैक्स ने अपनी दादी के जाने के लिए दी थी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो किसी के जाने पर इतना जश्न क्यों मनाते हैं। और उनकी पार्टी अटेंड करने के बाद जोन और क्वाइट वहां से अपने रास्ते पर वापस चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद जोन और क्वाइट टोपिका पहुंच जाते हैं और अब क्वाइट एजेंट स्टोन को खुद मारना चाहती थी, इसलिए वो जोन से कहती है कि तुम अब शिकागो के लिए लौट जाओ। पर जोन उसकी बात नहीं मानता और तब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले विक्ट्री बियर चीयर्स करते हैं। उस दौरान क्वाइट जोन को बेहोश करके एजेंट स्टोन को मारने के लिए अकेले ही हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। उधर एजेंट स्टोन ने क्वाइट को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को चेक पॉइंट पर अपॉइंट कर दिया था। उधर क्वाइट एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनकी पेट्रोल गाड़ी लेकर खुद ही एजेंट बनकर आगे बढ़ने लगती है और खुद को एजेंट स्टोन का आदमी बताते हुए सक्सेसफुली हेडक्वार्टर में एंटर कर गई। लेकिन उस वक्त वहां मौजूद काफी सारे एजेंट्स को देखकर क्वाइट सोचती है कि वह क्यों ही यहाँ आ गई। अगर वह पकड़ी गई तो ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। तभी अचानक से क्वाइट को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि लाउड उसके कान में विस्पर करते हुए कह रहा है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त क्वाइट की नजर एक स्टैचू पर पड़ती है, जो कि टोबेका के सेंटर में मौजूद था और वह स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि एजेंट स्टोन का था। उस स्टैचू को देखकर क्वाइट को यकीन नहीं हो रहा था
कि ये लोग एजेंट स्टोन को भगवान की तरह मानते हैं, जो रूल एंड आर्डर पास करता है। इस लॉलेस कंट्री में तभी अचानक एक एजेंट क्वाइट को पहचान जाती है। तब क्वाइट उसे अपनी गाड़ी से धक्का देकर वहां से भागने लगी। लाउड अभी भी क्वाइट को समझा रहा था कि उसे ये स्टूपिड आइडिया छोड़ देना चाहिए और शायद तुम्हें कहीं ना कहीं टोबेका ही नहीं आना चाहिए था। अब क्वाइट की गाड़ी को बहुत से एजेंट चेस करने लगे थे। उसी वक्त क्वाइट डिसाइड करती है कि यहां से भाग जाने में ही उसकी भलाई है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी को बहुत से एजेंट घेर चुके थे। अब क्वाइट के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और अब उसका सामना होता है एजेंट स्टोन से, जहां वह दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्वाइट एजेंट स्टोन को खत्म करके अपने भाई का बदला ले पाएगी या नहीं, या फिर टोबेका क्वाइट के लिए उसकी ग्रेवयार्ड बन जाएगा और जॉन जो अभी तक नशे की हालत में है, क्या वह क्वाइट को आकर बचा लेगा? सॉरी फॉर दैट, मुझे आप लोगों के इन सवालों को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इन सवालों का जवाब आप लोगों को अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा। पर क्या सच में मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट करना चाहिए? और अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो इसके सेकंड पार्ट के लिए अगर 70 लोगों के कमेंट भी आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट उसी दिन अपलोड कर दूंगा। और अब तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।